हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी सहज सीखो क्लासेस जहां हम सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। एक नहीं, दो न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा और समाज का संबंध। दोनों मोस्टली सिमिलर टॉपिक है, तो क्यों ना हम इसको एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, एक साथ ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा यूनिट 1 शिक्षा का आधार, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का सब टॉपिक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था आपका, विच फीचर ऑफ द इंडिया मेक्स इट सेकुलर स्टेट, मतलब भारत की वह कौन सी विशेषता है जो कि उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। ये राज्य का मतलब हमारे देश का, भारत का ऐसा कोई भी अपना कोई धर्म नहीं है। तो स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर किसने दिया है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योगिता देव, यशवंती खूटे एंड सुमन वर्मा। होप आप लोग को एक वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, और इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या है टॉपिक में। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर बता देते हैं हमने कितना पोर्शन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कहाँ हैं, ये भी हो गया है, यहाँ तक हो चुका है। तो अभी हम लोग कौन से टॉपिक में हैं, तो हम हैं अभी ये शिक्षा का सामाजिक आधार और शिक्षा और समाज का संबंध। यहाँ है हम आज टॉपिक, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये हमने इंग्लिश को भी अटैच कर दिया है। यहाँ बस लिखा हुआ है सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये दोनों आज हम क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी है क्या, मतलब शिक्षा और समाज क्या है। तो शिक्षा हमें पता है, शिक्षा क्या है, जो बच्चों को हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम बच्चों में पहले से ही डेवलप करना चाहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर कोई पर्सन जो भी शिक्षित होता है या जिसको भी मतलब अगर बड़े भी हो जाते हैं उनको भी होल लाइफ शिक्षा, तो होल लाइफ मिलती है। शिक्षा वही है जो हम अभी तक हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। समाज, समाज क्या किससे बनता है, समाज हम आप से ही तो बनता है। एक इंडिविजुअल से जाकर के वो एक फैमिली, एक परिवार, वही परिवारों को मिला करके एक सिटी बनती है, और सारी सिटीज़ को इंक्लूड करके कंट्री बनती है। और ये सभी तो समाज के भाग हैं। समाज में हम शिक्षक भी एक समाज का ही भाग हैं, और जो बालक है, जो बच्चे हैं, वो भी समाज के ही एक भाग हैं। तो शिक्षा और समाज, हमें दोनों की मीनिंग तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या इन दोनों का कोई संबंध है। हाँ, इन दोनों का तो बहुत अच्छा संबंध है। पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षा कैसे समाज को इफ़ेक्ट करता है, कैसे करता है, हम अगर बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा जो है, जैसी हम शिक्षा देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा समाज वैसा ही बन के तैयार होता है। तभी तो आपको याद होगा जब डेमोक्रेटिक एजुकेशन की हम बात किए थे, जब डेमोक्रेटिक एजुकेशन का हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने यही टॉपिक लिया था कि हम बच्चों में चाहते हैं कि लोकतांत्रिक भावनाएं उनमें उत्पन्न हो। तो वो हम कैसे ला सकते हैं, क्यों ना हम बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दे दें ताकि उनमें वो स्टार्टिंग पढ़ते वक्त से, बचपन से ही वो सारी भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। लोकतांत्रिक शिक्षा की बात की थी हमने। तो जैसा हम समाज चाहते हैं वैसी ही शिक्षा हम उनको दें। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम यही अपोजिट बात करते हैं, समाज कैसे शिक्षा को इफ़ेक्ट करता है, कि समाज में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं या समाज के हिसाब से हम शिक्षा दी जाती है। जैसे पहले का समाज कैसे हुआ करता था, पहले हमारे वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। तो उस टाइम पर या उसके बाद भी आते, तो उस वक्त का समाज हमारा बहुत अलग था। तो उस वक्त हम कैसी शिक्षा देते थे उनको, गुरुकुल वाली शिक्षा दी जाती थी। या तब को देखिए, आप अपने पेरेंट्स से ही पूछिए कि वे सभी
बुकिश मतलब बुक में जितनी नॉलेज है उतना ही डिलीवर हो जाए उतना ही काफ़ी था। तब की शिक्षा वैसी थी। लेकिन आज का समाज बदल गया है। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं या उनको आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो क्या है ये सब? जैसा समाज आ रहा है, समाज में आजकल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्यों ना हम उन बच्चों में वैसी शिक्षा ही डेवलप कर दें। तो समाज के हिसाब से, समाज की रिक्वायरमेंट को देख कर के हम शिक्षा में चेंजेस करते हैं या बदलाव करते हैं। तो कहीं न कहीं समाज की वजह से हमें शिक्षा में बदलाव करना पड़ता है या शिक्षा में जो भी बदलाव आते हैं वो कहीं न कहीं हमारे समाज को भी परिवर्तित करती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि समाज और शिक्षा का बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या शिक्षा के आधार हैं या बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या हैं। तो यहाँ बस हम देखेंगे वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, ये भी कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं शिक्षा के सामाजिक आधार। तो सामाजिक आधार मतलब क्या हुआ? समाज हमारा कैसे निर्मित होता है, अभी हमने बताया। एक इंडिविजुअल से लेकर के फैमिली, फिर परिवार से बन कर के सिटी बनती है, फिर कंट्री बनती है। ये सभी समाज का ही तो भाग है। तो शिक्षा के ज़रिए हम कैसे अपने समाज को और अच्छा बना सकते हैं, ये हम चाहते हैं शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार में। या शिक्षा के आप ही बताइए, क्या शिक्षा के बिना जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, क्या इनको हटाया जा सकता है? कभी नहीं हटाया जा सकता। तो हमेशा के लिए कि जब कभी भी शिक्षा हम ऐसी दें ताकि हमारा समाज अच्छा हो, तो कहीं न कहीं समाज के आधार पर हम शिक्षा देते हैं। बात वही हुई। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो सोशियोलॉजी के बेसिस पर, समाज के बेसिस पर हम एजुकेशन उनको देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के वैज्ञानिक आधार। तो वैज्ञानिक आधार क्या होगा? वैज्ञानिक आधार है कि शिक्षा के ज़रिए हम कैसी उनको नॉलेज दे रहे हैं। आज आप देखते होंगे आजकल बच्चे हर चीज़ का रीज़न पूछते हैं। हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसे पूछते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि वे आजकल ये डेवलप ही हो गया है। मतलब हर एक बच्चा या हर एक पर्सन उस जो भी छोटी-सी चीज़ जो एक टीचर बता देता है या एक मम्मी-पापा बता देते हैं, उसके पीछे भी वो रीज़न ढूँढते हैं। तो ये सबका क्या हम कह सकते हैं, जैसे हमें पहले बताया जाता था ग्रेविटी, ऊपर कुछ भी फेंकोगे सब नीचे आता है, तो हम सोचते थे जादू है। लेकिन आज हम उन सब के पीछे रीज़न ढूँढते हैं। हमें पता है ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फ़ोर्स है, तो वो कोई भी चीज़ जो हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे अपने आप आता है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ के पीछे अच्छा जो भी मिथ हुआ करते थे पहले, अंधविश्वास कि ये जैसे कहानी जैसा लगता था कि सूरज उगता है दिन में, फिर सूरज ढल जाता है, फिर चंद्रमा आता है। लेकिन अब उन बच्चों को उसके पीछे रीज़न भी पता होता है। तो हर शिक्षा के ही बदौलत हम विज्ञान के आधार पर ही हम उनको शिक्षा देते हैं। लोगों की जो डाउट्स हैं, उसके हिसाब से ही शिक्षा भी आ रही है। ठीक है? तो कहीं न कहीं वो हमारे मिथ को क्लियर करने के लिए ही शिक्षा लाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। अच्छा, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। तो बच्चों के माइंड को देखकर उनका मन कैसा रहता है। देखिए हर बच्चा बराबर नहीं होता है। सबको शिक्षा को मतलब सबकी ग्रैस्पिंग पावर इज़ वेरी मच डिफरेंट टू अदर स्टूडेंट्स। सम आर द एक्सीलेंट स्टूडेंट्स एंड सम आर द स्पेशल चाइल्ड ऑल्सो, या उनमें हम कुछ स्लो लर्नर्स भी कह सकते हैं।
है ना? तो हर बच्चा एक दूसरे से, सबका मन अलग होता है या सबका माइंड अलग होता है। तो उसके हिसाब से, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, आजकल क्या हम ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं जो कि हर बच्चा उसको ग्रैस्प कर सकता है? आजकल हम लोग एनिमेटेड एजुकेशन भी दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा, छोटे बच्चे हैं, वो सारे छोटे बच्चों को पहले ऐसी वीडियोज़ कभी नहीं आती थी कि हम बच्चों को और नई-नई तरीके से कैसे उनको हम सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल हम कुछ ना कुछ स्टोरीज़ के थ्रू न्यू नॉलेज उनको दे देते हैं। तो एनिमेटेड एजुकेशंस आ गई हैं, जिसके बेसिस पे हम उन बच्चों के मनोविज्ञान, मतलब उनके मन को समझ करके उस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं। होप ये भी क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या है? तो दार्शनिक आधार का अर्थ क्या हुआ कि हम बच्चों में ये देखते हैं कि उनकी पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पहले हम जो भी किताब में लिखा है, बच्चे उसी को ही रीड कर लेते थे, उसको समझ लेते थे, बस। लेकिन आज उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। क्यों? ताकि बच्चे उस टॉपिक से अंदर, उस मतलब उस टॉपिक को अंदर से समझ सकें, समझें, रटे नहीं। अगर वे टॉपिक को समझ जाएँगे तो वो खुद से अपना डिसीज़न लिख सकते हैं, या वो खुद से अपना आंसर बना सकते हैं, या वो खुद से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ बस क्या बात की जा रही है? क्रिटिकल थिंकिंग की, ठीक है? उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। तो ये कहीं न कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी डिस्कस किया गया है। बच्चों में डिसीज़न मेकिंग पावर कैसे डेवलप की जा सकती है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट को बच्चों को इनहेरिट कर दें, या एकदम ऐसा उनमें इन्वॉल्व कर दें ताकि वो उसके बारे में और डीपली सोच सकें। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम वो सारी शिक्षाएँ उनको देते हैं। तो होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्लाइड होप आप लोग की क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं समाज क्या है, या समाज शास्त्र क्या है, या समाज हमारा है क्या। तो इसको हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी वर्ड कैसे बना है? तो सोशियोलॉजी वर्ड जो है, सोशो और लॉजी से बना है। अब सोशो मतलब क्या हुआ? सोशो का अर्थ हुआ कि जो भी समाज से रिलेटेड है, या रिलेटेड टू द सोसाइटी। और लॉजी का मतलब क्या हुआ? नॉलेज या साइंस, ठीक है? तो जिसके भी आगे लॉजी लग गया वो उसकी साइंस बताता है। तो सोसाइटी से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड, समाज का ज्ञान कौन देता है? समाज शास्त्र देता है। तो समाज शास्त्र एक्चुअल में है क्या? ये क्या बताता है? हमें शिक्षा देती है, या स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में समझाता है। यहाँ बस सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, उसके बारे में ये नॉलेज देता है। या सोशल रिलेशंस होते हैं, किस मतलब हमारा ह्यूमन का रिलेशन सोसाइटी में कैसा है, ये भी समाजशास्त्र ही बताता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो कि समाज से रिलेटेड है। क्या समाज को इफ़ेक्ट करता है, क्या समाज में ऐसी क्रियाएँ हो रही हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र के अंदर आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं हू इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के फादर हमें याद रखना है, अगस्त कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, और धीमे-धीमे करके पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका एक नया टॉपिक जा रहे हैं, जो कि है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, या शैक्षिक समाजशास्त्र। तो शैक्षिक शास्त्र जो है, ये क्या है? ये कहीं न कहीं हम स्टडी करते हैं शिक्षा साथ में समाज की भी। तो शैक्षिक समाजशास्त्र है, तो शिक्षा और समाजशास्त्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब क्या हुआ? समाज में क्या हमने पढ़ा? समाज की संस्कृति, समाज में लोगों का संबंध क्या है, यह समाज की क्रियाकलाप, ये सोशियोलॉजी है। लेकिन उसका कहीं न कहीं शिक्षा से क्या रिलेशन है, या दोनों को आपस में हम पढ़ना, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। तो इसके फादर कौन है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें दोनों को बाइफरकेट करना है। सोशियोलॉजी के फादर कौन है? अगस्त कॉम्टे। और हमारे एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ई जॉर्ज पेने, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है, इनके फादर्स हैं, और ये क्लियर भी रखना है। अच्छा, अब ई जॉर्ज पेने ने एक किताब लिखी है,
बुक लिखी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशोलॉजी। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी इज रिटन बाय हुम, तो क्या आएगा, ई जॉर्ज पेनी। होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोनों क्या है, मतलब जो हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक सोशोलॉजी का एक भाग है। इट इज़ अ पार्ट और इट इज़ अ ब्रांच, है ना, इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी एक वाइडर स्कोप है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हुआ सोशोलॉजी जो कि एक वाइडर स्कोप है। अब इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस होती हैं सोशोलॉजी में। तो सोशोलॉजी के बहुत से भाग हुए, जिसमें से एक भाग क्या होता है आपका, एजुकेशनल सोशोलॉजी। ठीक है, मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी का ही एक भाग है। सोशोलॉजी के बहुत सी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रांच है एजुकेशनल सोशोलॉजी। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, या इसको हम लोग कहते हैं शिक्षा का सामाजिक आधार, और एजुकेशनल सोशोलॉजी मतलब शैक्षिक या शिक्षित समाजशास्त्र। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि क्या बातें हैं जो कि हमारा शिक्षा के सामाजिक आधार में कहा गया है या शिक्षित समाजशास्त्र में कहा गई है। तो याद रखेंगे कि जो शिक्षा का समाजशास्त्र है, सॉरी, शिक्षा का सामाजिक आधार जो है, ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ हुआ, मतलब यहाँ हम कहीं ना कहीं वो बातें करते हैं कि शिक्षा कैसी है। ठीक है, शिक्षा कैसी है और वो कहाँ से मिली है बताइए, समाज से ही तो मिली है। शिक्षा जैसी भी है वे हमें समाज से मिली, मतलब बच्चों का जो रिजल्ट है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वो कहीं ना कहीं समाज पर ही तो डिपेंड कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे कभी किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम ये कह सकते हैं, हम उससे ये जनरली यही पूछते हैं, कौन से स्कूल से आए हो या क्या आपकी शिक्षा संस्थान है। तो हम कहीं न कहीं शिक्षा के संस्थान को भी देखते हैं, और ये जो शिक्षा संस्थान है ये समाज का ही तो भाग है। तो हम ये कह सकते हैं, शिक्षा कैसी है ये डिपेंड करता है समाज कैसा है। ठीक है, तो समाज से ही हमें बच्चों को वो शिक्षा मिली हुई है। तो अगर वह शिक्षा में अच्छा करता है या बुरा करता है, तो ये कहीं न कहीं समाज का ही भाग है। अच्छा, अभी आपको क्या समझ में आया जो भी हम बोल रहे हैं? ये कहीं न कहीं पूरी थ्योरेटिकल बातें ही तो हैं। सिर्फ़ हम वर्बली आपको बोल रहे हैं कि शिक्षा का जो भी भाग है वो समाज का ही तो कहीं न कहीं उसमें डिपेंड हुआ, समाज पर ही तो डिपेंड, तो ये सब एक बातें ही तो हैं, थ्योरेटिकल ही बात है। तो हमेशा याद रखना है कि जो शिक्षा का सामाजिक आधार है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है या शिक्षित समाजशास्त्र है, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। कैसे हुआ? जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि जो शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, ये बहुत तरीके की हैं। वह पहले की नीतियाँ आप देखते होंगे, वहाँ पर हमने बहुत अच्छा, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, हमारा टॉपिक रहेगा, तब हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये पढ़ना है कि शिक्षा की नीतियाँ क्यों बदल रही हैं, क्यों इनमें चेंजेस आ रहे हैं। हर टाइम समाज में चेंजेस आ रहा है। एवरी टाइम हम देखते हैं, हमें क्लियरली दिखता है कि समाज में चेंजेस आते हैं। तो उनमें जो भी हम सर्वे करते हैं, बहुत सी ऐसे रिसर्च होती है, तो उन रिसर्च के द्वारा हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि आजकल समाज में इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत है, तो अब उसके हिसाब से हम शिक्षा बनाते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा की नीतियाँ बहुत सी हैं, तो उन नीतियों, मतलब हम वो नीति कहाँ से ला रहे हैं? वो कहीं न कहीं समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शिक्षा में।
ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, शिक्षा में अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे न्यू एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं या उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग दी जा रही है, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए बच्चों में ही डेवलप किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये शिक्षा में ही उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करना मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली जो भी हमने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पढ़ा, उसको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करना हुआ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें ही नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसीलिए नीति लाई जाती है। तो शिक्षा नीति लाई जाती है जो कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में उसका कहीं न कहीं योगदान रहता है। तो होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जब कभी भी हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की, जैसे हमने बताया, न्यू एक्टिविटीज़ लाई जाती हैं, न्यू मेथड्स लाए जा रहे हैं, तो ये हम इम्प्लीमेंट कर दिए, प्रैक्टिकली उसको शिक्षा में इन्वॉल्व कर दिए। समाज में जो चाहिए उसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब प्रैक्टिकली बात की जा रही है तो वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी होगा। होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा लास्ट का टॉपिक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक आधार। अच्छा, अब समाज को हम किन आधारों में विभाजित किए हैं जिससे हम लोग उसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा उसके हिसाब से दी जाती है। तो पहला हम टॉपिक देख रहे हैं, संस्कृति या कल्चर। अच्छा, समाज को हमने बहुत से कल्चर में उसको डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कल्चर हुआ क्या? जो भी सोसाइटी में, जो समाज में जो लोग हैं कैसा व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करने का तरीका मीन्स हाउ दे आर बिहेविंग। तो वो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं वो कहीं न कहीं समाज को ही तो डिफेंड कर रहा है। तो समाज जैसा बिहेव करता है वो हम कहते हैं ये संस्कृति हुई। ठीक है, तो संस्कृति हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये इस संस्कृति का, ये इस संस्कृति का है? उसके फूड कल्चर को देख करके, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख करके, उनके डांस, उनके सॉन्ग्स, ये सबको देख करके, उनके पहनावे ओढ़ावे सबको हम देख करके, उनके थॉट्स को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये इस संस्कृति का है, ये इस संस्कृति। जैसे गुजराती, गुजराती फूड्स अलग होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस अलग होती है। राजस्थानी फूड, डांस, ड्रेस अलग। छत्तीसगढ़ी का भी वैसे ही। छत्तीसगढ़ी क्या है, जो हम लोग सीजी लोग हैं, तो ये क्या है, हमारे फ्रूट्स अलग हैं, हमारे ड्रेसेस अलग होती है, डिफरेंट होती है, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है। वैसे ही राजस्थानी, गुजराती में भी सबकी डिफरेंस है। कैसे? उनकी लैंग्वेज भी तो डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ही तो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर हम बात करें इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, ये भी एक कल्चर ही है। तो भारतीय सभ्यता जो है या भारतीय संस्कृति है और वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति, तो ये हमारा कहीं न कहीं हमें पता है, जैसे हमारे यहाँ के पहनावे ओढ़ावे में हमें कल्चर दिखता है ना? वहाँ पर वे जनरली वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं, ठीक है? तो ये हम उनके पहनावे ओढ़ावे से उनको डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके बिहेवियर को देख, क्या उनकी संस्कृति को देखकर हम उनको शिक्षा भी देते हैं? हाँ, जैसे भारतीय संस्कृति है, तो यहाँ की संस्कृति के हिसाब से जैसे लोग हैं, जैसी उनकी संस्कृति है, वैसी ही शिक्षा दी जाती है। अच्छा, वेस्टर्न में उनकी शिक्षा अलग है, वेस्टर्न कल्चर में उनकी शिक्षा अलग होती है। जैसे हम देखते हैं जापान या अमेरिका में उनको जनरली जो स्कूलिंग करते हुए बच्चे भी जॉब करते हैं। जॉब मतलब कहीं न कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उनमें सेल्फ जनरेट करना, पैसा उनको अर्न करने की थॉट बचपन से ही उनमें ले आई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा संस्कृति नहीं है, लेकिन पहले नहीं थी। अभी आजकल ये आप लोग देख रहे होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है। मतलब उनको कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि वे अपना जॉब या अपनी पढ़ाई, सॉरी पढ़ाई नहीं, अपनी खुद से अर्निंग कर सकें। तो जैसा समाज हो रहा है या जैसी हमारी संस्कृति में भी चेंजेस आ रहे हैं धीमे-धीमे, तो संस्कृति के हिसाब से ही शिक्षा दी जा रही है। होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन होप समझ में आया होगा। अब समाज को और किस भाग में डिवाइड कर सकते हैं? तो रिलीजन या धर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, धर्म क्या हुआ?
धर्म वही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत से हैं। तो ये तो कॉमन हम बता रहे हैं। तो ये सभी के धर्म के हिसाब से भी क्या हम शिक्षा देते हैं? ऑब्वियस है, हम देते ही हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के हिसाब से उनको मतलब उनकी रिलीजन को दिखाते हुए भी कुछ ऐसी बुक्स हैं, वो भी उनको पढ़ाई जाती है। जैसे मुस्लिम हैं, उनको उनको भी उनकी शिक्षा दी जाती है। अच्छा, क्या उनको धार्मिक शिक्षा देनी ज़रूरी है? ज़रूरी है, नहीं तो क्या हमारे यहाँ जो धर्म है वो ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली। तो धर्म भी एक कहीं न कहीं एक अलग इम्पोर्टेंस उसकी है ही। तो उसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? आपको याद होगा, हम सभी ने अभी जब हमारा जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि सभी को अपने धार्मिक जो संस्थान है उसको बढ़ाने में सभी को मतलब किसी को रोका नहीं गया। सब अपने-अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। तो धार्मिक शिक्षा मतलब धर्म के हिसाब से ही शिक्षा भी दी जा रही है। तो समझ में आ रहा होगा। सामाजिक आधार, तो समाज को किस आधार पे? हमने कल्चर के बेसिस पे डिवाइड किया, हमने धर्म के बेसिस पे उसको डिवाइड किया और धर्म के बेसिस पे डिवाइड करने के बाद वैसी ही शिक्षा उनको दी जाती है। अब क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में बाइबल उनको दी जाती है और उनको वैसी शिक्षा भी दी जाती है। उनको मतलब जो हम लोग कॉमन एजुकेशन पढ़ते हैं वो तो है ही, लेकिन वो उसके अलावा अपने धर्म की रिलीजन वाली जो उनकी एजुकेशन है वो उसको रिसीव कर रहे हैं। तो होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कास्टिज़्म या जाति। अच्छा, क्या जाति में डिवाइड होना सही है या नहीं? ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन अब थोड़ा सोचिए कि जाति में डिवाइड हो रहा है, जाति भी ज़रूरी है, कहीं न कहीं ज़रूरी है। हम अपने अच्छा, जाति का कैसे पता चलता है कि हम इस जाति के हर जाति के जैसे कार्य करने के ढंग हैं, विवाह की पद्धति है, ठीक है? किसी के जन्म उत्सव मनाना है, इसकी पद्धति हुई या हर चीज़ का, हाँ, तो उसका अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं, हर जाति का कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होता है। तो वो जो जाति में डिवाइड जो किया गया है, तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जाति देखिए हमारे हिसाब से जाति विभाजन एक हद तक ज़रूरी है, मतलब उसको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पूरा समाज में डिफ़रेंसेस आ जाएँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं शिक्षा ये जो जाति की जो भावनाएँ हैं इसको कम करता है। अगर हम देखिए जाति में डिवाइडेड है, हर कहीं न कहीं कोई-कोई जाति से आया है लेकिन स्कूल आता है, स्कूल में सब बराबर हैं। कोई किसी जाति का है, हाँ, प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं उनकी जिन जातियों को ज़रूरत है उनको वो फाइनेंशियल या वो स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, हमारी गवर्नमेंट ही देती है, तो उस पर हम बात भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारी जाति के बेसिस पर शिक्षा दी जाती है या शिक्षा के बेसिस पे उन जाति के जो भेदभाव हैं उनको कम भी किया जा सकता है। होप ये क्लियर होगा? आधार है ना ये सब। नेक्स्ट है 4th वर्ग। अच्छा, अब यहाँ कैटेगरीज़ पर भी डिपेंड है डिवाइडेड होता है। समाज को हम लोग कैटेगरीज़ में भी तो डिवाइड करते हैं। अच्छा, पहले क्या कैटेगरीज़ होती थी? अगर आपको याद होगा तो पहले हम उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें डिवाइड किया गया था। क्या अभी वो एग्ज़िस्ट करती हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आज भी वो एग्ज़िस्ट करती हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं करती, ठीक है? क्यों नहीं करती? शिक्षा है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से जैसे आपको याद होगा हमारा भारतीय संविधान बना, क्या उसने कभी वर्ग में डिवाइड किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी खामियाँ थी जिसको हमने बंद कर दिया शिक्षा के बदौलत, ठीक है? तो अभी अगर हम देखें तो वर्ग में कैसे डिवाइडेड है अभी भी वर्ग में डिवाइडेड, लेकिन अब वो वर्ग नहीं है, अब हम उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में डिवाइडेड है ना? तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग किस में हम कह सकते हैं? ये कहीं न कहीं फाइनेंशियली या है ना? जो हमारा आर्थिक कैपेबिलिटीज़ मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम उनको उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं शिक्षा इसको ख़त्म करता है। कैसे? जब अच्छे घर से लोग आते हैं,
बच्चे आते हैं और निम्न घर से भी लोग आते हैं, लेकिन आते कहाँ हैं? एक ही विद्यालय में, जहाँ सब बराबर हैं। ठीक है, अब सब बराबर है मतलब शिक्षा ने उस जो डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को उसने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। तो ये कुछ 4 हमने सामाजिक आधार में, मतलब समाज को इन आधारों में विभाजित किया गया, उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक थोड़ा टफ था, लेकिन होप हमने आपको अच्छे से पहुंचाया होगा आप तक। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।